अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो राजीव, अब आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि अब जिन राज्यों में, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, जिसमें अब चुनाव होने हैं बहुत जल्द ही, दोनों ही जगह एक तरफ कोशिश है जमीन तलाशने की और दूसरी तरफ कोशिश है अपनी जमीन बचाने की, उसको और मजबूत करने की। गठबंधन की राजनीति किसकी सफल हो पाती है या नहीं, कौन गठबंधन में शामिल होता है, कौन किसके दूर, कौन किसके पास नजर आता है, तमाम वो सवाल है जिसको लेकर अभी तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में हम अनभिज्ञ हैं। आपको क्या दिख रही है आगे ये इन राज्यों में चुनाव किस तरह से, क्योंकि आगे महाराष्ट्र झारखंड भी है जहां चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें या हम हरियाणा की बात कर लें, इन राज्यों में तस्वीर आपको बीजेपी और कांग्रेस के लिए कैसी नजर आ रही है और इन राज्यों में जीत या हार आगे की रूपरेखा किस तरह तैयार करेगी? देखिए पूजा, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह विधानसभाओं के 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 47 सीटों पर जो कश्मीर घाटी की हैं और 43 सीटें जम्मू की हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2019 के बाद कश्मीर घाटी में 370 खत्म होने के बाद बड़ा आमूलचूल परिवर्तन, विकास की धारा बही और आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई। ऐसी स्थिति में उन 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, गठबंधन करेगी या छोटे दलों को समर्थन देगी। 47 सीटों पर 2019 के बाद बदले हालात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उसकी रणनीति का हिस्सा क्या हो गया, ये भी इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, वो तो जम्मू कश्मीर में घाटी में चुनाव लड़ती ही रही है। और जैसा आसिफ कह रहे थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कोशिश तो है कि वहाँ पर एक फोर्स हो, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से सीटें मिली या समर्थन मिला या वोट प्रतिशत मिला, उससे मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के साथ तो समझौता कर ले, शायद बीटीपी के साथ बातचीत न बन पाए। और जम्मू की सीटों पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक विशेष रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो जोर है वो इन 43 सीटों पर है। अगर पिछली बार आप देखें तो 28 के बाद 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, और उसे जम्मू रीजन की ज़्यादा सीटें मिली। लोकसभा की भी दोनों सीटें उसी के पास है। तो अभी जब तक गठबंधन की स्थिति ना हो, तब तक जम्मू कश्मीर के बारे में कुल मिला के बात यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ लोकसभा चुनाव में मजबूत तौर पर उभरी है, और उससे ये माना जा रहा है कि उसका जो वोट बैंक है और उसका जो आधार है वो कश्मीर घाटी में और पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा में 10 साल सरकार में रहने के बाद जो हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए जो चुनौतियां हैं वो उनकी गुटबाजी है और टिकटों का बंटवारा है। कांग्रेस पार्टी में आपको पता ही है पिछली बार भी क्या हुआ था, इस बार भी वहाँ पे कुछ नेता हैं जिनमें इनफाइटिंग। अभी कल ही यहीं दिल्ली में हरियाणा के इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया कि जो बड़े नेता हैं और उनको जिनकी सिफारिश करनी है या जिन सीटों पर, वो भी अपने नाम दे सकते हैं। वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी है और सीटों के बंटवारे में जो भी मामला पिछली बार की तरह अगर हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत आ सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह से हरियाणा कांग्रेस को पूरी तरह से, और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य नेता भी हैं, सबसे बड़े नेता भी हैं, सबसे बड़ा जनाधार भी है, लेकिन एक तरह से इस बार के चुनाव में हुड्डा फैमिली के इर्द गिर्द ही कांग्रेस दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की, नायब सिंह सैनी को उन्होंने सीएम बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय गुड़गांव में बैठक टिकटों के बंटवारे की हो रही है। 25-26 तारीख तक दोनों पार्टियां अपने टिकटों का बंटवारा कर देंगी। टिकटों के बंटवारे के बाद ही हरियाणा में समझ में आएगा कि लड़ाई किस तरफ है। वैसे तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से करीब करीब बराबर की स्थिति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा में पहले पीछे के चुनाव में भी अगर आप देखें तो तीसरी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 71 सीटें मिली 90 में से, और 19 सीटें उन तीसरी शक्तियों के पास गई, जिन्होंने सरकार बनाने में, जैसे जेजेपी के 10 विधायक, तो सरकार बनाने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई, निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस बार मुझे लगता है कि हरियाणा में 90 में से कम 85 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बट जाएंगी। तीसरी शक्ति इस वक्त के हिसाब से, जितना मैंने घूमा अभी 15 दिनों में, हरियाणा में थर्ड पार्टी या त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। ठीक है।
ठीक है राजीव, और बहुत जरूरी होता है आपसे इन राज्यों का विश्लेषण लेना, क्योंकि आप लगातार इन राज्यों में घूमते भी रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी लगातार जो उठापटक जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और अब तो बदलापुर कांड को लेकर जो सियासी हलचल वहां पर शुरू हो गई है, तो मुद्दे हावी रहने वाले हैं, या यहां पर भी जो अंतरकलह, गुटबाजी दोनों ही खेमे के गए, सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है? देखिए, महाराष्ट्र का मामला ये है पूजा, इलेक्शन कमीशन, अगर आप पिछले 3 चुनाव को देखेंगे तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक ही साथ घोषित हुए, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव नहीं घोषित हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने गणेश चतुर्थी और तमाम बारिश और मौसम और तमाम चीज़ों का हवाला दिया, लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। पिछली बार भी अगर पिछले चुनाव में देंगे तो गणेश चतुर्थी भी 2-4 दिन के अंतर पर ही पड़ी थी जितनी इस बार पड़ रही है। मुझे लगता है कि देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिंदे सरकार, अब उसका पूरा जो एनडीए का पूरा जोर जो है वो लाडली बहन योजना पर है, जो बहनों के अकाउंट में पैसा डालने पर है। चूंकि वो अभी योजना थी, अभी 1, 2, 3 किस्त और पड़ जाए, इस बार चुनाव हो तो उसका असर ज्यादा दिखाई पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश में करिश्मा बीजेपी ने किया था। तो एनडीए सरकार पूरे तौर पर एक योजना पर महाराष्ट्र में बैंक कर रही है। और जहाँ तक टिकटों के बंटवारे की बात है तो वो तो सिर्फ फुटवल देखिएगा आप, दोनों तरफ होगी। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, वो एनडीए में भी होगी, इंडिया में भी होगी। एनडीए में जाना होने की संभावना इसलिए है कि वहाँ पर जो शिंदे साहब के साथ जितने विधायक गए हैं, जितने विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं, उन सारे विधायकों को एकोमोडेट करना या उससे संख्या बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। उसे पिछले चुनाव का सबक मिला हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी कोशिश होगी कि वो अकेले दम पर सरकार बनाए। अब उसे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में किसी की बैसाखी पर नहीं चलना पड़े, वो इसकी कोशिश होगी और तभी जाकर के दिक्कत पैदा होगी। एक बार महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होने दीजिए, फिर देखिए कौन किधर जाता है। और तब तक ये दिलचस्प जो तस्वीर हमें नजर आती रहेगी। ठीक है राजीव, चलिए शुरुआत अब राजनीतिक मेहमानों के साथ में शुरू कर रही हूँ। सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ आ गए हैं। तो सिद्धार्थ, जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं राहुल गांधी।